नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल हम लोगों ने जो बात किया था वो रीतिकाल पर बात किया। रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थीं, रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर बात किया गया। रीतिकाल के जो काव्य लक्षण थे उन काव्य लक्षण पर बात किया गया। रीतिकाल का जो नामकरण है उसकी बात की गई। खैर, कल का लेक्चर आपने जो देखा वो हैंड रिटन था, उसको टाइपिंग में करवा दिया गया है। जब रीतिकाल में सामंती परिवेश की बात की गई, कल का लेक्चर आपने सुना होगा, तो सामंती परिवेश के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। धन के लिए राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, जमींदारों से उनको धन मिलता था। तो इसमें से कुछ स्वयं कविता करते थे और काव्य प्रेमी थे, और कुछ के लिए तो कवि दरबार की शोभा थे। कहा गया है कि कवि लोग कविता के सौदागर थे। कल का लेक्चर अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि कवि लोग कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव इस काल में हो चुका था। कवि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा, और इस सौदागर कवि ने भोगीलाल जैसे रईस से कहा कि लाखन खर्च रख आखर खरीदे हैं। तो पद्माकर डंके की चोट पर कहते हैं कि आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। तो इस तरीके से कवि लोग कविता के सौदागर थे। इस पर पूरी हम लोगों ने बात की कल रीतकाल में, और सभी के पदों के बारे में भी बताया गया। तो ये लेक्चर कल आपने देखा। अब उसके बाद में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ये सब कल आप लोगों ने पूरा देख लिया। रीति की जो प्रवृत्तियाँ थी वहाँ तक आपने देख लिया। अब आज जो हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में वो यहाँ से करेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा और कवि। इस धारा के कवियों ने, जब रीतिबद्ध की बात आती है तो इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीलाल, प्रताप शाही, ग्वाल कवि, भूषण, देव, तोष, रसलीन, बेनी परवीन, वृंद, अली मोहिब खान, बेनी बंदीजन, तो ये सब कवि हैं। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ये कवि हैं। अब एक एक कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे भूषण की। इन्हें रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ये वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। मुख्यतः इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा भी की है, उनकी प्रशंसा भी की है। इसके अलावा इनकी जो रचना है शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। शिवराज भूषण जो इनकी रचना है, शिवराज, देखिए मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी लेक्चर देखने बैठें आप लोग तो कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, बताई जाती हैं, तो उनको ज़रूर आप लिखते चलें, क्योंकि लेक्चर में आप देखेंगे जो भी चीज़ें नई याद आती रहती हैं वो आपको बताया जाता है कि इस पर ध्यान दें, इसको देखें, इसको लिखें। जैसे बात हो रही शिवराज भूषण की रचना है कि इनकी रचना कौन कौन सी है। अब आपको याद हो गया शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। लेकिन बाय द वे अगर शिवराज भूषण के बारे में पूछ लिया गया तो कम से कम यहाँ पर नहीं है लेकिन आपको लिखाया जाए तो उसे ध्यान दें। शिवराज भूषण में जो मंगलाचरण है, शिवराज भूषण में मंगलाचरण किस कवित्व से शुरू होता है? तो मनहरण कवित्व से शुरू होता है। मनहरण कवित्व। मंगलाचरण में किसकी किसकी स्तुति की गई है? अगर क्रम से पूछा जाए तो पहला आप लिख लें, शिवराज भूषण में सबसे पहले गणेश स्तुति की गई है, उसके बाद में भवानी स्तुति की गई है, भवानी स्तुति, और फिर लिख लें सूर्य स्तुति, सूर्य। तो इस तरीके से आप लिख लें शिवराज भूषण के मंगलाचरण में
पहले गणेश स्तुति, फिर भवानी स्तुति और फिर सूर्य स्तुति है। सूर्य स्तुति के बाद में राजवंश वर्णन है, और ये वही शिवराज भूषण है जिसकी पंक्ति परीक्षा में आप देखेंगे पूछी जाती है। जहाँ कविवंश वर्णन है वहाँ पर पूछा जाता है, और ये पंक्ति आती है, सुकबिन हो को कछु कृपा समुझ कविन को पंत। ये पंक्ति पूछी जाती, किसकी पंक्ति है? भूषण की पंक्ति है। किस रचना की है? शिवराज भूषण की है। अच्छा, ये शिवराज जो भूषण जो रचना है, इसमें आप देखेंगे अलंकार निरूपण जो किया गया है, वह अलंकार निरूपण सबसे पहले किसका लक्षण लिया गया है, किसका उदाहरण दिया गया है? तो उपमा अलंकार। ये भी बाय द वे अगर पूछा या ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार। तो ये सारी चीजें देखिए, आपने पीडीएफ में नहीं था, मैंने अलग से आपको बताया। गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम मतिराम या मनीराम बताया है। पतिराम या मनीराम बताया, पतिराम होगा, पित हो गया है, पतिराम या मनीराम बताया है। जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती थी, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। बच्चन सिंह ने कहा है कि भूषण की प्रशस्तियां जातीय जीवन की पक्षधर हैं और अत्याचार के विरुद्ध सक्रिय थी। अतः भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियां जनता की जबान पर हैं। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर ये 4 भाई थे। शिव सिंह सेंगर ने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। जिसमें से भूषण उल्लास अलंकार ग्रंथ और दूषण उल्लास दोष दर्शन के ग्रंथ कहे जाते हैं। भूषण के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले औरंगजेब के दरबार में थे। औरंगजेब के दरबार में थे। ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किंवदंती है। ये लोगों में ये बात प्रचलित थी। अब जो किंवदंती है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, किंवदंती थी। क्या किंवदंती थी? किंवदंती ये थी कि औरंगजेब के दरबार में बहुत सारे कवि थे, वहाँ पर भूषण भी थे। तो एक बार औरंगजेब ने कहा कि आप सभी लोग जितने भी कवि हैं वो केवल मेरी झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। मेरे में अगर कोई कमी है तो कोई कभी इस पर बताता नहीं है। इस पर भूषण ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। और भूषण ने पद सुना दिया इनकी कमियों पर, किबले को ठौर बाप बादशाह शाहजहां। और एक पद ये सुनाया, हाथ तस्बीह लिए प्रात उठे बंदगी को। तो जैसे ये 2 पद सुनाया, औरंगजेब एकदम तमतमा उठे और भूषण को प्राणदंड देने के लिए एकदम उद्धत हो गए। इस पर भूषण बहुत चतुराई से वहां से भागने की उन्होंने कोशिश की, और भूषण के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था कबूतरी। भूषण के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था कबूतरी। तो भूषण तुरंत अपनी द्रुतगामिनी कबूतरी को लेकर और दक्षिण दिशा की ओर भाग लिए। दक्षिण की ओर जा रहे थे तो रास्ते में बादशाह मिला। उसने कहा कि ये कहाँ जा रहे हैं, पूछो, इनको रोको। और फिर ये रुके नहीं और भागते गए, कहा कि कुछ नहीं, मैं अब जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी के दरबार में। और फिर वहाँ से वो छत्रपति शिवाजी के दरबार में चले गए। तो ये एक दंत कथा है, लेकिन इस दंत कथा से ये तो पता चलता है कि हाँ, इनके पास एक कबूतरी घोड़ी थी। तो इस तरीके से भूषण के बारे में आपने देखा। और शिवाजी जैसे आश्रयदाता इनको मिले, शिवाजी जैसे आश्रयदाता इनको मिले। भूषण की जो प्रमुख पंक्तियां हैं, उन प्रमुख पंक्तियों में अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इंद्र जिमि जंभ पर बाणौ सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और पवन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राज दुई राज्य हैं। तो ये पंक्तियां आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, भाई शिवाजी ने अपने छापामार युद्ध से औरंगजेब को बेहद परेशान कर रखा था। दक्षिण में उनकी धाक जम गई थी शिवाजी की,
और यही भूषण का ये केंद्रीय विषय वस्तु है। इंद्रजिम जंभ पर बाणो सुअंभ पर, बहुत ही लोकप्रिय छंद है। और इसी लोकप्रिय छंद पर आप देखेंगे कि जो लोकप्रिय इतना छंद है, इसी पर परीक्षा में प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर यह भी पद आप देखेंगे कि खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दारा की ना दौर यह रार नहीं खचुबे की, और बांधिबो नहीं है केंधो मीर साहबाल को, मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को, और गाढ़े गढ़े लीन है अरु बैरी का लताम कीने ठौर ठौर हासिल उगाहत है सब साल को, और बूढ़त है दिल्ली सो सामरे क्यों न दिल्लीपति, और धक्का आने लागे शिवराज महाकाल को। तो ये यहाँ पर सवैया दिया गया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यह भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। जो युद्ध वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो युद्ध वर्णन की अपेक्षा युद्ध के तैयारी का वर्णन वो इस प्रकार से करते हैं कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, और भूषण भनत नाद बिहग नगारन के, नदी नद मग गबरन के रलत हैं, और ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावर यो हलत हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, चाहे वीरता का हो, श्रृंगार का हो, कवियों का हो, ये इनका युग धर्म था। वर्णन की प्रणाली पारंपरिक और वीरगाथाओं के मेल में है, और इसी को प्रणोक्ति सिद्ध भी कहा जाता है। स्थान स्थान पर आप देखेंगे तो मुगल शहजादियों और बेगमों की दुर्दशा का जो चित्र खींचा गया है, वह भी शिवाजी के आतंक की परिणति है। और क्या कहा गया है शिवाजी के आतंक की परिणति के बारे में? जो बेगमों की दुर्दशाएं थी, वह इस तरीके से भूषण ने दिखाया कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंद मूल भोग करें, और 3 बेर खाती सो तो 3 बेर खाती हैं, और भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती त्यों विजन डुलाती हैं, और भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती त्यों नगन जड़ाती हैं। तो वीर रस की कविता में द्वित वर्णों और जो संयुक्ताक्षर होते हैं, उनके प्रयोग की जो परिपाटी चली आ रही थी, भूषण ने भी उसी का अनुसरण यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसी का अनुसरण इन्होंने किया है, उसी का अनुसरण किया है इन्होंने। जहां कहीं औरंगजेब और उसके मुसाहिबों का प्रसंग आया है, वहां कभी खड़ी बोली की छौंक डाल देते हैं। जैसे एक इनका पद है कि शिवाजी की बढ़ाई और हमारी लघुताई, क्यों कहत गरो परीबों को पादशाह गरजा। यानी मुसलमानों ने इस बोली को आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग दिया, तो इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर भूषण ने भी इसे आगे बढ़ाया है। भूषण के और पदों में अगर हम बात करें तो भूषण के और पदों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको यह पद देखने को मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कि दाढ़ी के रखे कि दाढ़ी से रहत छाती, और बाढ़ी मरजाद जसहद हिंदुवन को, कढ़ी गई रैयत के मन की कसब सब मिट गई ठसक तमाम तुर्कराने की, और भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक सुन सुन धाक शिवराज मर्दाने की, और मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस खोटी भई अकल चकत के घराने की। तो ये सब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पद आपको दिए गए हैं, इन पदों को आप लोग जरूर पढ़ें, और इन पदों को इसीलिए मैंने दे दिया है कि इस पद से परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर आप लोगों का ध्यान जरूर होना चाहिए। अब अगर हम मतीराम की बात करें तो मतीराम प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं।
सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में थे ये। यानी किसके किसके आश्रय में रहे हैं वह भी आप यहां पर देख रहे हैं। ये तिकवापुर जिला जो कानपुर है वहां पर ये पैदा हुए बताया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में इन्होंने ललित ललाम की रचना की है। ललित ललाम की रचना इन्होंने जो भाव सिंह हाड़ा हैं इन्हीं के आश्रय में किया है। तो यह भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। और यह ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है जो संवत 1716, समय लिखना चाहे तो लिख लें, संवत 1716 से 1745 के बीच का बताया जाता है। ईस्वी नहीं बात कर रहे हैं, संवत, ध्यान देना, संवत और ईस्वी में फर्क होता है। संवत और ईस्वी में फर्क होता है। इनकी एक और रचना है छंदसार, कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें छंदसार। छंदसार रचना जो है ये पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। छंदसार किसे समर्पित है अगर बाय द वे पूछा जाए तो लिख सकते हैं शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है, समर्पित है। और इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है रसराज। रसराज ये किसी को समर्पित नहीं है, किसी को समर्पित नहीं है। बाकी इनका साहित्यसार भी है, साहित्यसार, साहित्यसार भी इनकी रचना है। लक्षण श्रृंगार भी इनकी रचना है। लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार जो कि बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक और लिखा था मतिराम सतसई। मतिराम सतसई वो खैर अवेलेबल नहीं है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। उनकी प्रथम रचना मानी जाती है फूल मंजरी। इनकी पहली रचना कौन सी मानी जाती है तो फूल मंजरी मानी जाती है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें। इनकी यह ध्यान रखिएगा, मतिराम के बारे में अगर पूछा जाए तो मतिराम की पहली रचना फूल मंजरी मानी जाती है। लेकिन बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी पहली रचना रसराज को माना है। रसराज, क्योंकि जब बच्चन सिंह की बात आती है तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसमें रसराज के बारे में कहते हैं कि रसराज के आरंभ में ही सौंदर्य का जो प्रभावशाली अंकन किया गया है वो सहृदयों का कंठहार बन गया। और वो पद भी वो देते हैं बच्चन सिंह, वो पद ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, हो सकता है बाय द वे कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कुंदन को रंग फीके लगे झलके अति अंगन चारु गुराई। और आपने देखा भी होगा कि जो विगत वर्ष की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछा भी जाता है ऐसे पद। किसका पद है तो मतिराम का है कि कुंदन को रंग फीके लगे, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई। चारु गुराई, चारु गुराई लिख लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मतिराम की से रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति काल का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलता है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम की बरवे नायिका भेद के आधार पर किया गया है। जो रसराज है उसमें जो नायिका भेद है, श्रृंगार रस है, उसका विवेचन किस रचना पर किया गया तो भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी जो जहांगीर के आश्रय में इन्होंने लिखा, फूल मंजरी। रसराज बिना आश्रयदाता के लिखा। भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में ललित ललाम लिखा।
सतसई इन्होंने लिखा था सेठ भोगनाथ के आश्रय में, अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में, वृत्त कौमुदी रूप सिंह बुंदेला के आश्रय में। मिश्र बंधुओं की अगर बात करें तो मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ता के आधार पर रसराज को ललित ललाम का परवर्ती कहा है। लिख लीजिए, मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ता के आधार पर रसराज को ललित ललाम का परवर्ती कहा है। अच्छा, ललित ललाम की बात आती है तो अगर बाई द वे यह परीक्षा में पूछा जाए, क्योंकि ये भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखा गया, तो इसमें राज प्रशस्ति के जो पद हैं वो कितने पद हैं? ललित ललाम में कितने छंदों में राज प्रशस्ति है? मैं बताऊं या कमेंट में आप लोग बताएंगे? और ये तथ्य कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए सफलता और ज्ञान की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है। और जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अगर उसे आप पूरी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे, अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एडमिशन से पहले भी मैं अपने कैंडिडेट को बता ही देता हूं कि इस पर जरूर ध्यान रखें। खासकर जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है, पहला लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग जरूर ध्यान रखें। जैसे मीनाक्षी हैं, रवि हैं, रोहन हैं, संदीप हैं, भावना है, रीना है, मंदाकिनी है। ध्यान दीजिए, आपका नाम ले रहे हैं, आप लोगों का जरूर ध्यान रखिएगा। जिनका एडमिशन आज हुआ है वो लोग जरूर ध्यान रखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उस पर गौर करें, उसको लिखते भी चलें। और साथ में लाइव कक्षा भी देखने से पहले लेक्चर डिटेल वाला जो दिया जा रहा है इसे जरूर देख लिया करें, उसे जरूर देख लिया करें। किरण अगर कक्षा में है तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा, किरण जिनका आज एडमिशन हुआ है। तो इसमें ललित ललाम में 60 छंदों में राज प्रशस्ति है, 60 छंदों में राज प्रशस्ति है, ध्यान रखिएगा। 60 छंदों में राज प्रशस्ति दिया गया है। मतिराम की प्रमुख पंक्तियों की अगर हम बात करें तो मतिराम की प्रमुख पंक्तियों में आप देखेंगे कि कुंदन को रंग फीको लगे, अभी जो मैंने आपको बताया कि रसराज की यह पंक्ति है। रसराज में कहा गया कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई, और आँखिन में अलसान चितौन में मंज विलासन की चर सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे नयन हो नयनन, त्यों त्यों खरी निखरे की निकाई। तो ये पद आप देखेंगे किसका है? रसराज रचना का है। हो सकता है कि ये पद पूछा ही गया है, लेकिन यह पूछ लिया जाए आपकी किस रचना का है ना, तो इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद, क्यों इन आखिन को निरसंक हो, मोहन को तन पनिप पीजे, पानिप पीजे, नेक निहारे कलंक लगई है, गांव को बसे कहो कैसे जीजे। तो यहाँ पर ये जो पद हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। ये PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करा ही दिया गया है, कल ही मैंने दे दिया था। तो इन पदों को जरूर ध्यान रखें, इन पदों को आप लोग जरूर ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जो यहां पर दिए गए हैं। और भी पद हैं, जैसे आप देखेंगे इनका एक और पद है बहुत महत्वपूर्ण है कि नेक निमेष न लागत नयन चकी चितवय देव तियासी, और चंद्रमुखी न हलय न चलय निर्वाण निवास के दीप सिखासी। तो इसमें जो देवतिया है, देवतियासी, एक पौराणिक बिंब है। कहा जाता है कि देवयोनि के लोगों की पलकें नहीं झपकी। निर्निमेष देखती हुई आंखों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। देवतिया की जब बात आती है, देवयोनि की बात आती है, तुलसीदास ने भी तो लिखा था कि भय विलोचन चारु अचंचल मनोह सकुच निम तजे दृगंचन। तो यहां पर निम भी पौराणिक है, ऐसे यहां पर देवतिया भी पौराणिक है। तो
तो इस तरीके की जो शब्दावली कभी कभी आती है तो उस पर भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं महाराज जसवंत सिंह की। महाराज जसवंत सिंह ये हिंदी साहित्य के प्रधान कवियों में है। महाराज जसवंत सिंह शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाराज जसवंत सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जसवंत सिंह के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा है इस पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन हैं वो आप देखेंगे कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। किसके लिए कहा गया है? तो जसवंत सिंह के लिए कहा गया है। अच्छा, जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? कितने लोगों को पता है महाराज जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? नहीं पता है तो लिख लीजिए, मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा थे। ये विद्या, बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे। अपने पराक्रम के कारण वे शाहजहां और औरंगजेब दोनों के विश्वास पात्र थे। मुगलों के पक्ष में उन्होंने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उनका प्रमुख रचना है भाषा भूषण, जो उनका अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण, ये भाषा भूषण अपनी स्वच्छंदता और सरलता के कारण बहुत ही लोकप्रिय था। तो ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। जैसा कि शुक्ल जी ने भी कहा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आचार्य की हैसियत से आए, कवि की हैसियत से नहीं। ऐसे बच्चन सिंह ने भी कहा है कि जसवंत सिंह सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। इस भाषा भूषण ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रोदय की छाया पर बनाया गया है, उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भाषा भूषण के नायिका भेद के लिए उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगनी को आधार बनाया है, तो अलंकारों के लिए कुवलयानंद को। इस रचना की टीका अलंकार रत्नाकर वंशीधर ने लिखा। भूषण चंद्रिका गुलाब कवि ने लिखा। उनकी कुछ रचनाएं और भी हैं, जैसे अप्रोच सिद्धांत है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, प्रबोध चंद्रोदय है, भाषा भूषण है। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर भाषा भूषण पर पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर हम सुखदेव मिश्र की, सुखदेव मिश्र, तो इनको राजा राज सिंह ने कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र की जब बात आती है तो सुखदेव मिश्र को किसने राजा राज की उपाधि दी थी? किसने कविराज की उपाधि दी थी? तो राजा राज सिंह ने उपाधि इनको दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक इनका जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में भी लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान कंपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनकी जो वृत्त विचार रचना है, ध्यान रखना, वृत्त विचार पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रचना में, तो वृत्त विचार में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, वृत्त विचार है, छंद विचार है, फाजिल अली प्रकाश है, रसार्पण है। रसार्पण एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। श्रृंगार लता है, अध्यात्म प्रकाश है, दशरथ राय है। ये रचनाएं सुखदेव मिश्र की हैं। अब इसके बाद में कुलपति मिश्र की अगर बात करें तो ये आगरा के रहने वाले चौबे माथुर थे और महाकवि बिहारी के भांजे बताए जाते हैं। कुलपति मिश्र महाकवि बिहारी के भांजे बताए जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना रस रहस्य है। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। ये रस रहस्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इनकी रचना द्रोण पर्व है, युक्त तरंगिणी है, नख सिख है और संग्राम सार भी इन्हीं की रचना है, कुलपति मिश्र की।
तो कुलपति मिश्र के बारे में यहाँ पर जो ये पूछा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। कुलपति मिश्र के बारे में, कुलपति मिश्र पर भी आधारित परीक्षा में प्रश्न रहता है, तो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कवि देव की। देव रीतिकालीन कवियों में बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि तथा आचार्य भी थे। प्रगल्भ कवि और आचार्य भी थे देव कवि। कवि देव से आप देखेंगे तो परीक्षा में, लगभग हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि कवि देव पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कवि देव पर आधारित हम अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ये इटावा के रहने वाले थे। देव और बिहारी इन दोनों इस काल के चोटी के कवि माने जाते हैं। देव के आचार्यत्व की मौलिकता रामचंद्र शुक्ल को मान्य नहीं थी, पर वह उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। देव का पूरा नाम बताया गया है कि देवदत्त था और देव इटावा के रहने वाले थे। इटावा के सनाड्य ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न करते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार इनकी जो रचना है देव की भाव विलास, यह रचना 1689 ईस्वी में की थी, जबकि उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। ये बच्चन सिंह के अनुसार आपको बता रहे हैं। देव कवि की जब बात आती है तो देव कवि में आप देखेंगे, ये हम लोग किसके अनुसार बता रहे हैं, तो ये बच्चन सिंह के अनुसार देव कवि की बात हो रही है। बच्चन सिंह के अनुसार यहां पर बात किया जा रहा है भाव विलास की रचना। सोलह वर्ष की आयु में इन्होंने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये कहा है, लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लिख लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे तो शुक्ल जी ने भी कहा है कि भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 में किया और उस ग्रंथ निर्माण के समय उनकी अवस्था 16 वर्ष की ही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 में निश्चित होता है। तो यह आचार्य शुक्ल ने भी कहा है, यहां पर लिख लें, लिख लीजिए। बाद में यह ना कहिएगा लाइव क्लास में सर बच्चन सिंह तो पीडीएफ में मिला, शुक्ल का कहीं उल्लेख नहीं है। तो जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक कहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए तो मैं आपको बताता हूं कि हाँ, लेक्चर भी आप साथ में सुनते चलें। रीति ग्रंथकार होने के बावजूद देव में एक फकीराना मिजाज भी था, जो बीच बीच में उन्हें भोग के प्रति उदास बना देता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्हें हित हरिवंश का अनन्य अनुयायी बताया है, अनन्य अनुयायी बताया गया है। कविता में अगर देखा जाए तो ये देव शब्द का प्रयोग करते थे, देव लिखते थे, देव नहीं लिखते, देव शब्द का प्रयोग करते थे, देव शब्द का प्रयोग करते थे। इनकी रचनाएं अगर देखें तो भाव विलास, जो नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है, यह रचना आजम शाह को इन्होंने सुनाया था। भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, इसमें 8 पहरों में नायक नायिकाओं के बीच का विलास वर्णन है, यह भी रचना आजम शाह को इन्होंने सुनाया था, आजम शाह को सुनाया था। प्रेमचंद्रिका, यह राजा उद्धोत सिंह के लिए लिखी गई थी। काव्य रसायन, इसमें ध्वनि के साथ रस, गुण, अलंकार, छंद का विवेचन किया गया है। इसमें शब्द शक्तियों के साथ तात्पर्यावृत्ति का भी वर्णन है। प्रेम तरंग है, कुशल विलास है, जाति विलास है, जिसमें विभिन्न जाति और प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन है। राग रत्नाकर है, जो संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक है, आध्यात्मिक रचना। देव चरित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित है। देव माया प्रपंच, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। अपने ही ग्रंथों, बच्चन सिंह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, लिखना चाहें लिख लें, कि अपने ही ग्रंथों के इस या उस अंश को काटकर दूसरा ग्रंथ बना लेने की कला
आधुनिक लेखकों को ही नहीं मालूम है। देव भी इस फन में उस्ताद थे। देव भी इस फन में उस्ताद थे। और आचार्य की अगर बात करें तो आचार्यत्व का मोह देव को भी था। देव ने मौलिकता का दावा तो नहीं किया है, लेकिन मौलिकता के नाम पर उसका खंडन व्यर्थ है उन्होंने किया है। कुछ लोग भक्तिवश कुछ शास्त्रीय उद्भावनाओं का श्रेय देव को देना चाहते हैं, पर इसमें दोष भक्तों का है, न कि देव का, क्योंकि छल संचारी को भी उन्होंने अपनी उद्भावना नहीं बताई है। शब्द शक्ति के बारे में देव ने कहा भी है। देव की एक पंक्ति है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, आपने सुना भी होगा कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। सुना है, नहीं सुना है? अगर सुना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसीलिए आप लोगों से पूछते रहते हैं कि हाँ कमेंट करिए, बताइए। और जब तक आप बताएंगे नहीं, चीजों को सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे समझ में आएगा? देव ने शब्द शक्ति के बारे में ही तो कहा है, और खूब परीक्षा में पूछा जाता है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पद किसका है? तो शब्द शक्ति के बारे में ये देव का पद है। खैर काफी विमर्श हुआ इस पद पर, और शुक्ल जी ने अपना मत भी व्यक्त करते हुए साहित्य के इतिहास में अपने लिखा था कि यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। और कवि देव का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझावल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है, और ये दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। तो इस दोहे पर आचार्य शुक्ल जी ने प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है कि देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है, और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वह साक्षात हो उठते हैं। इसीलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने साहित्य के सरल इतिहास में लिखा है कि देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसीलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है, बच्चन सिंह के अनुसार अपने ही ग्रंथ के अंश को काटकर जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये बच्चन सिंह ने अपनी रचना में कहा है देव के बारे में। तो इस तरीके से देव की जब बात आती है तो देव के बारे में किसने क्या कहा है, इन सारी चीजों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि देव ने कविता में अभिधा के तहत महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखा है। किस रचना में लिखा है आप यह भी देख सकते हैं। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा के में अप्रतिम है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। कवि देव ने कहा है कि शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। तो ये सब जितनी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो रस विलास रचना है देव की रस विलास है, जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने किया है। रस विलास रचना जो इन्होंने लिखा है उस पर राजा मोतीलाल ने इनकी बहुत अच्छी तारीफ की है। राजा मोतीलाल ने कहा है कि मोतीलाल की इन्होंने बहुत अच्छी तारीफ की है रसविलास में। मोतीलाल के बारे में रसविलास में देव ने लिखा है
कि मोती लाल भूप लाल पोखर लेवैया जिन लाखन खर्च रखी आखर खरीदे हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आप लोगों से जिक्र किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा। देव का महत्व आचार्यत्व में होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में है। देव का महत्व आचार्य होने में नहीं बल्कि श्रेष्ठ कवि होने में। जहाँ तहाँ उनमें जो पेचीले मजमून दिखाई पड़ते हैं वह उनके आचार्यत्व के फल हैं। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में लिखा है कि देव मादक सौंदर्य के कवि हैं। उनके सौंदर्य वर्णन में वैतिकता, कल्पनात्मकता, उड़ान, अनुभूति की गहराई और विस्मय का रासायनिक मिश्रण है, जो देव को उस काल के अन्य कवियों से भिन्न ठहराता है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त का मध्यवर्ती कवि कहते हैं। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त का मध्यवर्ती कवि कुछ आलोचकों ने किसे कहा है, तो देव को कहा है। देव को कहा है। मादक सौंदर्य आंख और मन को एक साथ वेधता है। उसमें रूप, रस, गंध और अविभाज्य का अद्भुत मेल है। यहाँ पर न मतिराम का संयम है, न बिहारी का क्लासिकल रूप। वह सौंदर्य के विस्मयकारक नयनोत्सव के रूप में है। किसने कहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं। बच्चन सिंह कह रहे हैं। ये बच्चन सिंह की रचना में हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में आपको मिलेगा। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं कि कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो नयनोत्सव की बात हुई है, जब देव कवि को आप पढ़ते हैं, देव कवि का पद हो सकता है आपको याद हो कि बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भर ढरी और गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पद पूछा जाता है परीक्षा में या नहीं? नयनोत्सव के रूप में जो कहा है बच्चन सिंह ने, वो इसी पद के आधार पर कहा कि बड़े बड़े नयनन सो आंसू भर भर ढरी और गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। बाकी लेक्चर आपको कैसा लग रहा है जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग व्यक्त कीजिएगा। खैर मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, बाकी जो आपका काम है वो आपको करना है। जो आपका काम है वो आपको करना है। बाकी इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो प्रमुख पंक्तियां मैंने यहां पर दी है। वैसे वियोग की जब बात आती है, थोड़ा सा और यहां पर इनके बारे में बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात यहां पर कर ले। चलिए पहले पद देख लेते हैं। सुने के परम पद, उधो के अनंत मद और नूनों के नदीस नद इंदिरा झुरे परी। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगिसन की ईसन की सिद्धि ब्रज बिथुरे परी। तो ये पद है। डार दुर्म पलना बिछौना नव पल्लन के, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सखी के संकोच गुरु सोच मृग लोचन पर साने बीच सो जो आने नेक हंसी छुयो गात। और झार झार झीनी बूंद है परति मानो घाहर घार घटा घेर है गगन में। तो ये सब जो पद दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए देखिए जितने महत्वपूर्ण पद हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। एक पद इनका है, एक पद है, उसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नहीं है, लिखना चाहे तो लिख ले। धार में धाय धसी। धार में एक पद लिख लीजिए बस। धार में धाय धसी निर्धार हैं, निर्धार हैं। धार में धाय धसी निर्धार हैं। जाय फसी उकसी ना उघेरी। जाय फसी उकसी ना उघेरी उघेरी। खैर लाइव कक्षा में यह पद मैं शामिल कर लूंगा कि धार में धाय धसी निर्धार है, जाय फसी उकसी ना उघेरी और री अंगराय गिरी गहिरी गही फेरे फिरी ना घिरी नहीं घेरी। देखिए पद ये सब आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर पद बहुत तेजी में आप बोल जाते हैं, तो हर चीज का बोलने का एक लय होता है ना। जैसे आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उसका एक लय है, आप राष्ट्रगीत पढ़ते हैं उसका एक लय है।
आप बहुत सारे राष्ट्र संबंधित जो गान हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनका एक लय है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता पढ़ते होंगे, उसका एक लय है। तो ऐसे सबका एक लय होता है और उसी लय में उन चीज़ों को पढ़ा जाता है तो बेहतर लगता है। तो यहाँ पर जो मैं बात ये कर रहा था कि धार में धाय धसी निर्धार है, जाए फंसी उकसी न उघेरी, री अंगराय गिरी गहिरी, गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी। तो यहाँ पर जो गोपिकाओं की बात होती है, जो बिहारी में जैसे आप देखेंगे या सूरदास में आप देखेंगे जो नायिकाओं की बात होती है, ऐसे यहाँ पर प्रेम की बात है। प्रेम की धारा में धसी हुई आंखों की विवशता का चित्रण बहुत ही नाटकीय ढंग से यहाँ पर किया गया कि धार में धाय धसी निर्धार है, जाए फंसी उकसी न उघेरी। तो प्रेम की धारा में धसी हुई आंखों की विवशता का चित्रण किया गया है। भाई बिहारी की नायिका ने बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सुना होगा। तो बातों के लालच में कृष्ण की मुरली चुरा ली थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नायिका को भर आंख देखने की आकांक्षा है और इसी को चक्षुराग कहा जाता है। नायक को देखा नहीं कि आंखों की दशा मधु में डूबी हुई मधुमक्खी की तरह हो गई। तो मधुसिक्त मधुमक्खी का बिंब राग बोध की व्यवस्था को अभिव्यक्त करता हुआ इसमें दिखाएगा। कछु अपनो बसना को पुष्ट करता है, जो इसमें कहा जाता है कि देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चितय भई चोरी, और बेंग ही बुड़ गई पखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। तो यहां पर कछु अपने बसना को पुष्ट करता है। तो बिहारी का प्रेम क्रीड़ापरक है, तो देव का आवेगात्मक। आप लिखना चाहें लिख लें कि बिहारी का, यहां पर इस पद को बताने का आशय यही था कि बिहारी का प्रेम क्रीड़ापरक है। बिहारी का प्रेम क्रीड़ापरक है, तो देव का प्रेम आवेगात्मक। तो देव का प्रेम आवेगात्मक। बिहारी का प्रेम क्रीड़ापरक है, तो देव का आवेगात्मक लिख लिया आपने। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुलाम नबी रसलीन की बात यहां पर करेंगे। गुलाम नबी रसलीन ये जिला हरदोई के रहने वाले थे। गुलाम नबी रसलीन, खूब परीक्षाओं में रसलीन के बारे में पूछा जाता है। रसलीन के पद भी पूछे गए हैं, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा रसलीन के बारे में कि परीक्षा में प्रश्न आते हैं। रसलीन के पद भी आपने देखा होगा। गुलाम नबी रसलीन हरदोई के प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र विलग्राम के रहने वाले थे। इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण और रस प्रबोध दोनों आप देखेंगे कि रसलीन का पूछा गया है परीक्षा में। इनके पद भी परीक्षा में जो अमी हलाहल मद भरे सोयत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार पूछा गया है। तो दोनों रचनाओं में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अंग दर्पण पर थोड़ा बहुत भिखारी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रस प्रबोध में रसलीन के अनुसार 1154 दोहे हैं, जबकि शुक्ल जी कहते हैं कि 1155 है। रसलीन को दोहा छंद का अद्भुत अधिकार था। उसमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है वो बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं है। अंग दर्पण में नखशिख वर्णन है और अंग दर्पण में ही उन्होंने ये लिखा है कि अमी हलाहल मद भरे सोयत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार, जो बहुत दिनों तक बिहारी का समझा जाता था ये, लेकिन है किसका? अंग दर्पण रचना का है, जो कि गुलाम नबी रसलीन ने लिखा है। कुछ और अंगों का भी वर्णन इस रचना में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे ये भी मिलेगा कि धरती न चौकी नगजरी याते उर्मे लाए और छाह परे पर पुरुष की जनतीय धर्म नसाए।
तिय सैसो जोबन मिले भेद न जाने जात, प्रात समय निस द्योत के दुओ भाव दरसात। और भी इनका रसलीन का एक पद आता है, रोमावली रसलीन व रोमावली, सुन लीजिए बस, लाइव में शामिल कर लेंगे पद। रोमावली रसलीन व उदर लसत यह भांत, और सुधा कुंभ कुछ हित चली मनो पिपीलिका भांति। और कित दिखाई कामिनी दई दामनी को यह बाह, और तर फरात सीतन फिरे फर फरात घनमाह। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहां पर जो दोहे बताए गए हैं कि किसमें कितने हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि रस प्रबोध में रसलीन के अनुसार 1154 दोहे हैं और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1155 दोहे हैं। 1154 और 1155 ध्यान रखिएगा। खैर, आप देखेंगे रसलीन का एक ग्रंथ और आप देखेंगे कि प्रकाशित हुआ था जिसमें 1153 बताया गया था, लेकिन वो सब प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। जितनी चीजें प्रमाणिक हैं उसी की बात हम लोग यहां पर केवल करते हैं, उसी को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे भिखारी दास की। भिखारी दास की करेंगे। भिखारी दास पर भी आधारित आप देखेंगे कि परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है भिखारी पर आधारित। भिखारी दास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक आचार्य हैं। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। इन्होंने हिंदी काव्य भाषा, काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया। भिखारी दास क्लिष्ट संस्कृत और फारसी के हिमायती नहीं थे। भिखारी दास इंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता कहते हैं। तो ये भिखारी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किसको अपना आश्रयदाता भिखारी मानते थे। अपना आश्रयदाता किसको मानते थे, इस पर आधारित जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। भिखारी दास के बारे में अपना आश्रयदाता किसे मानते थे भिखारी दास, तो इसको कहीं पर अगर आप लिखना चाहें तो भिखारी दास का जरूर लिख लीजिएगा कि अपना आश्रयदाता किसे मानते थे। तो हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता भिखारी दास मानते थे। हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता मानते थे भिखारी दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भिखारी दास के बारे में, क्या कहा है भिखारी दास के बारे में, वो यहां पर आप जरूर ध्यान दें। कहा है कि भिखारी दास में साहित्यिक और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव कवि की तरह बढ़ाया है। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्द आडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। उनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। यह चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इस पद को, इतने पद को, कि उनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष रंजन कारिणी है भिखारी दास। बाकी भिखारी दास के बारे में और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। भिखारी दास की रचनाएं कौन कौन सी, रचनाओं पर देखते हैं। रस सारांश इनकी रचना है, रस सारांश। छंदारणो पिंगल कई बार परीक्षा में पूछा गया, काव्य निर्णय पूछा गया, श्रृंगार निर्णय पूछा गया है भिखारी दास की रचना में। नाम प्रकाश कोश है, विष्णु पुराण भाषा है, छंद प्रकाश है, शतरंज शतिका है, अमर प्रकाश है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो यहां पर एक एक पंक्तियों की बात हम लोग करते चलेंगे और इस पर परीक्षा में अक्सर आप देखेंगे कि इस पर परीक्षा में पूछा ही गया है। भिखारी दास की जो पंक्तियां हैं
वो अक्सर परीक्षा में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर एक एक की बात हम लोग करते चलेंगे। देखते हैं, आगे के कवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आगे के कवि रीझे तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का ही बहाना सही। जानो चाहे जो थोड़े ही रस कविता को वंश, और तीन रसकन के हेतु ये मानो रस सारंश, काव्य की रीत सीखी सो कवि ने सो। आप देखेंगे खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने काव्य की रीति कवियों से ही सीखी है। तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार, यह भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। दोनों भय सुकबिन के सरदार पूछा जाता है, सुना है या नहीं सुना है भाई? पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इस पर आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछा भी गया भिखारी दास के बारे में। भाई दास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भिखारी दास को क्या लिखते हैं? केवल दास ही तो लिखते हैं। वाही घरी ते ना सान रहे, न गुमान रहे, ना ही रही रघुर सुगराई, और दास न लाज। दास इसीलिए मैंने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल दास शब्द ही लिखा है कि दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई, और हुआ दिख साज निवार रहे, तब ही लो भट्टू सब भांति भलाई, और देखत काने न चेत रहे, न चित्त रहे, न रहे चतुराई। तो ये पद कहा गया है। इसके बाद और भी आगे पद हैं। तो ये जितने महत्वपूर्ण पद हैं भिखारी दास के, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं भिखारी दास के, वो सारी मैंने यहां पर दे रखा है। ये सारे पद यहां पर आपको दिए गए हैं। ब्रज भाषा पर आधारित आप देखेंगे कि ये खूब परीक्षाओं में पूछा गया। ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमत सब कोई, खूब पूछा गया परीक्षा में। ब्रज भाषा है तो ब्रजवासी ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन को बानी हूं सो जानिए, पूछा जाता है या नहीं? एक और लिखना चाहे तो लिख ले, एक और लिखना चाहे तो लिख ले कि भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, और उत्तम मध्य अधम सो तीन भांति को लेखी। भाषा वर्णन में प्रथम, एक पद लिख लीजिए बस, उससे याद आ जाएगा अगर परीक्षा में पूछा जाएगा। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, और उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेखी। खैर, जब भिखारी दास की बात आती है तो भिखारी दास ने अपनी जो रचना है काव्य निर्णय में कुछ मौलिक प्रश्न भी उन्होंने उठाया है। स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम, बालक का बालक के प्रति प्रेम, बंधु का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, उन्होंने इसे प्रेम रस की संज्ञा दी है। तो भाई दबे अगर परीक्षा में कुछ ऐसा डीप में प्रश्न पूछे कि भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में प्रेम रस की संज्ञा किसे दी है ना? अब उसमें दे दिया नायक नायिका का प्रेम, उसमें दे दिया गया पति पत्नी का प्रेम, है ना? उसमें दे दिया गया पिता पुत्र का प्रेम। तो इस तरीके का अगर दिया जाए तो पिता पुत्र का प्रेम, बालक का बालक से प्रेम, स्त्री का स्त्री से प्रेम, तो इस तरीके से इसको कहा गया प्रेम रस की संज्ञा काव्य निर्णय में उन्होंने दी है। कितने लोगों को पता था बताइए? जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, कितने लोगों को पता था कि काव्य निर्णय में प्रेम रस की संज्ञा किसे दी गई है? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करें जब सुने जो चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर वो पता है तो जरूर बताइए, पता था, नहीं पता है तो भी बताइए कि हाँ सर नहीं पता था। बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, जो मैंने अभी प्रारंभ में चर्चा किया, कल भी चर्चा किया था। देव ने सुकबिन को कविता का सौदागर कहा है।
रीति काव्य का यौवन का रमणीयता का काव्य कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हृदयकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रीति काव्य। ये काव्यधारा उन कवियों की है। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, रीति काव्य वाला जो होगा, ये रीति काव्य आपका अगले लेक्चर में कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो गया है। तो दूसरा लेक्चर आप लोगों को रीति काव्य का मिलेगा। एक पार्ट इसे देखिए, सेकंड पार्ट रीति काव्य की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा।